हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो देख रहे थे वह है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, वह है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इससे पहले जो हम लोग वीडियोस थे तो उसमें बहुत सारी वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके थे जो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आपकी बुक सिलेबस में रखा गया। जैसे हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर दिया था, तो अगर मैं इसमें लिख दूं तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था वह है आपका मीनिंग पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या जीडीपी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी को, उसके बारे में पढ़ चुके। इंडस्ट्रीज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसके बारे में पढ़ चुके। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आपका रह चुका है, जो इस चैप्टर के जो लास्ट दो हेडिंग रह चुकी है, वो है आपका इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन के बारे में और किस तरीके से उस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं कि वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ऐसे कौन से पोल्यूशन है जो इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट करती है, ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जो इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पोल्यूशन आ जाता है वो है आपका एयर पोल्यूशन। तो आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज क्या करती है कि वो मशीनरी जब रन करते हैं तो उसमें जो है वो कोल यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके होता है ना कि चेंबर से होते चिमनी से जो है वो काला काला कलर का धुआं निकलता है, काला काला कलर का धुआं निकल रहा। इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट होता है ना, एयर जो है वो क्या होता जा रहा है, वो पॉल्यूट होता जा रहा। एयर क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा। तो इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और उस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं तो वो लिख रहे हैं, तो उसके साइड ही साइड में लिख दे रहे। तो जो एयर पोल्यूशन होता, इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यूज ऑफ ऑयल और गैस इन प्लेस ऑफ कोल। मतलब कोयले से क्या है कि धुआं ज्यादा निकलता, अगर आप ऑयल या गैस यूज करोगे तो वहां पे जो स्मोक जो है वो कम रिलीज होगा। अब जब स्मोक कम रिलीज होगा तो आपका एयर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो आ जाता है वो आपका नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि जब मशीनरी रन होती है उसमें क्या होता है कि मशीनरी जब रन होगी तो वो आवाज करेंगी, जिसकी वजह से क्या नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो जनरेटर देखते हो, तो पहले के जमाने में जो जनरेटर आते थे तो वो बहुत आवाज करते थे जब वो रन करते थे, और अब जो जनरेटर आते हैं तो उसके अंदर क्या है कि उसमें इतनी आवाज नहीं होती। तो ऐसा डिफरेंस क्या हुआ कि पुराने जनरेटर में जो आवाज आती है और अब की जनरेटर में आवाज नहीं आती। तो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ साइलेंसर, क्योंकि उस जनरेटर में क्या है साइलेंसर लगा दिया गया, इस वजह से उसकी आवाज जो है वो कम निकल रही। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए मशीनरी से आवाज आ रही ना, तो उस मशीनरी को फिट कर दें, मतलब साइलेंसर को फिट कर दें किसमें, मशीन में, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मशीनरी है should be fitted with साइलेंसर। आप उसमें साइलेंसर लगा दोगे तो उससे नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक पढ़ लिया एयर पोल्यूशन, दूसरा पढ़ लिया आपने नॉइज पोल्यूशन। तीसरा जो आ जाता है वो आपका वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता उसको हम ड्रेन कर देते हैं किसमें, वाटर बॉडीज में। और जो इंडस्ट्री का जो होता है ना इफ्लुएंट या गंदा पानी जो है, जब वो वाटर बॉडी से मिक्स हो जाएगा तो वो वाटर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर जो है वो डिस्पोजल करें। क्या एक काम करें, जो इंडस्ट्री में जो पानी हम यूज कर रहे हैं उसको रीयूज या रीयूज या रिसाइकल करें, मतलब उसी पानी को दोबारा से यूज करें। तो पानी का यूसेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा एक और तरीका है कि वहां पे हम बारिश के पानी को बचा के उसको हम यूज करें कहाँ पे, इंडस्ट्री में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे, उस पानी को बचा के अगर आप इंडस्ट्री में यूज करोगे, तो जो अवेलेबल वाटर है उसकी यूटिलाइजेशन आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसमें दो तरीका है। तो दो तरीके में एक पहला तरीका ये आ जाएगा कि आप जहां वहां पे वाटर टू बी रीस्टोर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आप उस बारिश के पानी को बचा के जो आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। या तो एक और तरीका है वो है रीयूज और रिसाइकल वाटर इन इंडस्ट्रीज। तो जो वाटर जो है उसको रीयूज या तो रिसाइकल करें, उसको यूज करें कहां पर, इंडस्ट्रीज में। तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। अब एक और चीज, जो नई चीज जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वो एक नया टाइप का पोल्यूशन है, वो आपका थर्मल पोल्यूशन। अब ये थर्मल पोल्यूशन होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडस्ट्री से जो पानी जो निकलता है वो एक हॉट वाटर होता है, और जो रिवर जो वाटर बॉडी होती है वो कोल्ड वाटर होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हॉट वाटर जब जाके इंडस्ट्री का गंदा पानी और खराब गर्म पानी जब जाके वाटर बॉडी के साथ मिक्स होगा, तो वहां का जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आप लोग होते हैं कि नॉर्मल आप सर्द होते हैं ठंडा गर्म कुछ खा लो तो आपको
जुकाम टाइप का हो जाता है या बीमार पड़ जाते हो, तो उसी तरीके से एक्वाटिक लाइफ है। एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब हो जाता है जब आप इंडस्ट्री का जो हॉट वाटर रिवर के कोल्ड वाटर से मिक्स होगा तो वो एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा। तो क्यों ना एक काम करें, जो इंडस्ट्री का गर्म पानी उसको डायरेक्टली ड्रेन करने की जगह पर आप उसको होल्ड कर दो। जब आप उसको रोक दोगे तो वो पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। प्लस जो हार्ड जो होता है, जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जब आप पानी को रोक दोगे तो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल्स कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इससे क्या होगा, वाटर जो है वो कम पोल्यूट होगा। तो थर्मल पोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि वहां पे आप ये कह सकते हैं कि आप जो रिस्टोर कर सकते हो पानी को, मतलब उसको पानी को रोक के फिर उसको बाद में आप रिलीज करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका थर्मल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे, मतलब ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और उसी के बाद उसको किस तरीके से आप रोक सकते हो उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये तो जो आपका जो चैप्टर था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो आपका खत्म हो चुका। इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी दी हुई है, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज दी गई, मतलब आपको क्या क्या टॉपिक्स अगर पढ़नी है तो आप अपनी अगर बुक्स को ओपन कर लो। तो मैं लाइन से एक काम करता हूँ, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। तो जब आप बुक निकालोगे तो बुक का जो फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज में आप देखना, वहां पे आपको मिलेगा क्या, मीनिंग मिलेगा। तो मीनिंग जब मिलेगा तो मीनिंग में आपने वहां पे क्या पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्जर क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोस्ट वैल्यूएबल फिनिश्ड गुड इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब जब गुड्स को, मतलब एक लार्जर क्वांटिटी में जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करो, कैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करो किसमें, फिनिश्ड गुड में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक, अब उसी के बाद आप जाके आगे देखोगे तो उसी फर्स्ट पेज पे आपको एक हेडिंग मिलेगा, वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बुक में क्या है, आपके 4 पॉइंट दिए, बट हम लोगों ने इसको क्या किया, 5 पॉइंट बनाए। ठीक, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके 5 पॉइंट में मैंने क्या किया। तो पहले मैंने आपको ये बताया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उसके डेवलप करने में मदद करता है कौन, आपका इंडस्ट्री, जो हमारी कंट्री की क्या है, बैकबोन है। कैसे करते हैं वो आपको बता दिया था मैंने, अभी नीचे जब आप पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। इसके बाद में उसी पॉइंट में एक और चीज आ जाता है कि वो क्या है कि लोगों की जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे, पीपल की जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड के लिए, अब वो रिड्यूस हो रहा, क्योंकि अब लोग जाके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। ठीक, अब आपके बुक में दूसरा पॉइंट और मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि आप जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, आप जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे क्या, फिनिश गुड, उतना आपके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। चौथा कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री है कि शुरू होने से पहले जिस एरिया में पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे ही आप इंडस्ट्री ओपन कर दोगे तो वो इरेडिकेट, मतलब वो हटा देगा आपका क्या, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। और लास्ट पॉइंट आपसे कहता है कि भाई एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी और एक कंट्री का जो इमेज है वो डिपेंड करता है कि उसकी फिनिश गुड किस क्वालिटी और क्वांटिटी की है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना रहे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी इनहैंस होगी, अगर आप खराब क्वालिटी का गुड्स बना रहे तो आपकी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी जो है बड़ी कम हो जाएगी। इसके लिए वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज आ जाएंगी आपका किसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो उसी फर्स्ट पेज पे आप देखोगे तो एक हो गया आपका मीनिंग, दूसरा हो गया आपका इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस जैसे ही खत्म होगा उसके नीचे जो अगला पैराग्राफ है वहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया, वो समझना वहां पे क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में लिखा गया, आपसे कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को हैंड इन हैंड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो साथ साथ जाते हैं। कैसे, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ में इस तरीके से जा रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पहले क्या करते थे, वो प्राइमरी इक्विपमेंट मतलब नेचुरल चीजों को लेकर खेती करते थे, प्रोडक्शन क्या होता था कम। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके दिया किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर ने उस मॉडर्न इक्विपमेंट को, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, पीवीसी पाइप वगैरह को यूज किया और उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो ज्यादा रॉ मटेरियल गया किसके पास, इंडस्ट्री के पास, और इंडस्ट्री ने क्या दिया, आपका ज्यादा आउटपुट। तो हम इससे कह सकते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर रॉ मटेरियल मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोड्यूस करके नहीं देते तो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होता। और अगर मान लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हमारा ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे, बट अगर हमारे पास उस पोटेंशियल का अगर इंडस्ट्री ना हुआ तो क्या उसका कोई फायदा, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दोनों को क्या चलना पड़ेगा, पैरेलल चलना पड़ेगा, तभी आपकी इकोनॉमी क्या हो सकती है, वो ग्रो कर सकती है। तो ये हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हैंड इन हैंड फुल स्टॉप एक्सप्लेन, तब आपको ये चीज समझाना है। अब उसके बाद अगला हेडिंग जो देखेंगे तो वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके, और जैसा आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, वहां पे कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है 27%। जो इंडस्ट्री है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, 27%, जिसमें से इंडस्ट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा है आपका बोलते हैं ना माइनिंग और क्वारिंग और ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 17% और माइनिंग और क्वारिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%। तो जो 27% था उसमें 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी, क्वारिंग वगैरह क्या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10। अब जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे बाकी एशियन कंट्री से, तो उनका कंट्रीब्यूशन 25 to 30% है। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन 17% है और बाहर की कंट्री से कंट्रीब्यूशन कितना, 25 to 30% है। इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कम है। तो हम लोगों ने चेक किया कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है, तो पाया गया कि लास्ट डिकेड मतलब 10 साल पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वो थी 7%।
और करंटली जो ग्रोथ रेट है वो 9 to 10 है। तो जब आज की डेट में जब 9 to 10% का ग्रोथ रेट है तब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 17%। तो जब मुझे उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है तो बट ऑब्वियसली कि ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टारगेट लिया कितना, 12% का। और ये 12% का जो ग्रोथ रेट लाने के लिए एक लोगों को काम दिया गया हुआ है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो जो बार बार पेपर में आता है कि व्हाट इज NMCC, तो NMCC का मतलब होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। और इसका काम है कि ये इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ रेट अचीव करा के देगा कितना, 12% का इन द अपकमिंग फ्यूचर। ये हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन को लेके। अब उसके बाद उसके नीचे बुक में देखना आपको एक हेडिंग मिलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक दिया था ना कि कोई भी एक इंडस्ट्री का नाम दिया गया हो और ये एरिया नाम दिया हो कि ये इंडस्ट्री यहां पर क्यों, तो वो 5 पॉइंट थे। कौन से भाई, हर बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका पैसा कम लगे, तो पैसा कम लगने के लिए वो चाहेगा कि इसको रॉ मटेरियल सस्ता मिले, वो चाहेगा कि इसको लेबर कम वेजेस में मिले, वो चाहेगा कि इसके पास बेटर ट्रांसपोर्ट हो, वो चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलर हो, और जो प्रोडक्ट वो बना रहा उसके लिए मार्केट क्या हो, वो बेटर मार्केट उसके प्रोड्यूस हो। तो ये 5 पॉइंट जो है वो आपके लिए मान लेना कि एक तरह का मंत्र टाइप का हो गया कि जब भी कोई या आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये 5 पॉइंट लिख देना। या अगर आपको किसी इंडस्ट्री का नाम दिया गया और एरिया का नाम दिया गया, बोले ये इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों, तो वही 5 पॉइंट का उठा के लिख दीजिएगा। इसी का उल्टा क्या होता, भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों नहीं आती है, ये इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल का बढ़ जाएगा। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल की अवेलेबिलिटी इंडिया में क्या है, कम है। उसी तरीके से दूसरा देखा जाए, जो हमारे पास जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर ना हो, तो अनस्किल्ड लेबर से हम काम कराएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा क्या होता है कि जैसे बेटर ट्रांसपोर्ट ना हो, तो ट्रांसपोर्ट अगर डिले कर जाएगा तो जो गुड्स है, जैसे कि शुगर केन में पड़ा था कि शुगर केन जो है उसका सुक्रोज कंटेंट ड्राई हो जाता अगर ट्रांसपोर्ट डिले हो तो, ठीक है। उसी तरीके से देखा जाए बेटर मार्केट के जगह अपोजिट देखा जाए तो हो सकता है कि हम उसका ऑल्टरनेटिव ज्यादा यूज करें। फॉर एग्जांपल जूट इंडस्ट्री, सिंथेटिक वो जो प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं वो एक उसका ऑल्टरनेटिव हो गया। दूसरा हम लोग भी गनी बैग्स बना रहे हैं, तो बांग्लादेश, ब्राजील और फिलीपींस भी बना रहे हैं, वो आ जाएगा वहां पर। तो ये कुल मिला के उसका प्रॉब्लम फेस बाय इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो ये कहां पे आ जाएगा उसमें। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पे आ जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र गुजरात में क्यों, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र गुजरात में क्यों, आयरन इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में क्यों, और जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में क्यों। तो ये पांचों का आंसर क्या निकल जाएगा, वही 5 पॉइंट जो आपको बताया कि फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक, उसके बाद अभी हम लोगों ने खत्म किया क्या, वो है आपका पोल्यूशन। तो 4 टाइप के पोल्यूशन जो इंडस्ट्री पोल्यूट करते हैं वो आपको अभी मैंने इसी लेक्चर में खत्म किया। वो है आपका क्या, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। और उसके बाद वे टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको किस तरीके से आप रोक सकते हैं। तो भाई सीधी बात है कि ऑयल और गैस आप यूज करो इंडस्ट्री में रादर देन कोल, जिससे क्या हो, स्मोक कम रिलीज होगा। वही अगर देखा जाए तो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मशीनरी में क्या लगा दो, आप साइलेंसर लगा दो, जिससे क्या होगा कि उससे आवाज कम निकलेगी। वाटर पोल्यूशन के लिए क्या करो कि जो वाटर आप इंडस्ट्री में यूज करो उसको रीयूज या तो रिसाइकल करो। और दूसरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को बचा के उसको आप इंडस्ट्री में यूज करो, तो वाटर का यूसेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा आपका थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हॉट और इफ्लुएंट वाटर है उसको आप रिस्टोर कर दो और उसके बाद ड्रेन करो, जिससे क्या होगा, आपका थर्मल पोल्यूशन नहीं होगा। तो ओवरऑल चैप्टर में देखा जाए तो आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, इसके अलावा तो आपका कुछ और है नहीं। अब जैसे मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिया है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री छोड़ दिया है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दे दिया जो आपके सिलेबस में। पर जब हम दूसरा चैप्टर करेंगे तब इसी का इंपॉर्टेंस, जैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर करेंगे तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा। जब आप लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ोगे तब इसका आंसर हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है तो वहां पे ये वाला चैप्टर करेंगे। ठीक, ये समझ में आए? तो आई होप कि आपको ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग इसके बाद जो भी वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर नोट्स होते हैं, जो बोर्ड में लिखने वाले पॉइंट्स में आंसर कैसे लिखते हैं उसके नोट्स, जैसे कि इस वाले वीडियो में मैंने आपके पॉइंट्स वाले जो आंसर है वो आपको बना दिए। ऐसे आपको हर एक वीडियो में हर चैप्टर के जो नोट्स आपको मिलते रहेंगे, तो उस नोट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।